हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम। इसमें हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम होंगे, एस और एस डैश, और इसमें से एक रेफरेंस फ्रेम यानी एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड होगा। पहले हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको 3D में भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है एस फ्रेम और इसके एक्सिस क्या है, एक्स वाई एंड जेड। इसका ओरिजिन है ओ। अब हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं, पी एक्स वाई। ये इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी हम जेड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम 2D में कर रहे हैं, इसलिए हमने एक्स वाई लिखा है, हमने जेड को कंसिडर नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से अगर पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसके कोऑर्डिनेट बताएगा। ध्यान रखें ये परपेंडिकुलर है और ये हमें मिल जाएगा y की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट P से y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी सिंपली कहें तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्सिस, तो हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा x और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a और इसे b। अब हम क्या करेंगे, हम एक फ्रेम लेंगे एस डैश और उसको एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये फ्रेम है एस प्राइम या एस डैश और इसके एक्सिस क्या हैं, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में जो जेड डैश और जेड होगा वो दोनों कोइंसाइड करेंगे और ओ डैश भी कोइंसाइड करेंगे। ठीक है। अब इस पॉइंट P से जैसे हमने एस फ्रेम में दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ऐसे ही हम एस डैश फ्रेम के लिए भी करेंगे। तो ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो एस डैश फ्रेम है ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे है और यहाँ पर भी थीटा एंगल पे है। और अभी हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किए वो कौन से कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं, हमने जो एक्स डैश पे निकाला वो हमें वाई डैश की वैल्यू दे देगा। ये लेंथ वाई डैश होगी और ये लेंथ एक्स डैश होगी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी और इसको डी, और यही पॉइंट एक्स डैश और वाई डैश कोऑर्डिनेट का होगा। तो यही चीज़ थ्योरी में कैसे लिखनी है यहाँ पे लिख दी है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें क्या निकालना है, एक्स डैश फ्रेम में हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये जो ए पॉइंट है इससे हम पी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यानी कि 90 डिग्री बनाएगा। तो अब मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि आपको इस पूरे में करना क्या है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा पीडी पे। फिर इसके बाद जो ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे, ओ ए, इस पॉइंट को नाम ई दे देते हैं और इसको एफ दे देते हैं। तो ओ ए ई और एफ पी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में निकालेंगे, और उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक्स डैश की वैल्यू में पुट करेंगे और उससे हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी। पहले हमें प्रूफ करना होगा कि ये एंगल थीटा और ये एंगल दोनों इक्वल है। अब ट्राइंगल ओ ई ए को कंसिडर करेंगे। तो ट्राइंगल ओ ए ई, ये जो तीनों एंगल है इसको लिखते हैं एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ओ ए ई, यानी ओ ए ई प्लस एंगल ए ई ओ। एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो प्रॉपर्टी लगाई है। फिर एंगल ई ओ ए की वैल्यू क्या है, थीटा है, प्लस एंगल ओ ए ई, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ओ ए ई प्लस एंगल ए ई ओ।
हमें पता है कि ए PD पर 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और PD इज़ पैरेलल टू CO, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ से OAE की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल OAE इज इक्वल टू 180, 90 माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट 90 लिख देते हैं, और ये थीटा इधर जाके माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें ये जो वैल्यू मिली एंगल की, इससे अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि P से जो हमने नॉर्मल बनाया था एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो वो 90 डिग्री बनाएगा। तो इधर का 90 डिग्री तो इधर का भी 90 डिग्री होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये एंगल प्रूफ करना है और हमारे पास ये एंगल दे रखा है, तो इसके लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये जो टोटल है, यानी कि ये 90 डिग्री है, इसमें से मुझे ये एंगल मिल सकता है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि एंगल FAP प्लस एंगल EAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो हमें क्या निकालना है, एंगल FAP क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल EAO। EAO की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये जो थीटा है और ये जो एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये भी थीटा है। अब डायग्राम में ध्यान से देखें तो x डैश की वैल्यू क्या है, PD है, तो PD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FD, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी है PF प्लस FD। अब ये जो FD है वो OE के बराबर है, कैसे, तो यहाँ पे जो FD है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OE हो जाएगा। तो अब हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल OAE। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल OAE में हमको निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होगा, थीटा ये है, 90 डिग्री ये है इस ट्राइंगल के अंदर, तो बेस क्या हो जाएगा OE, और हाइपोटेनस क्या होगा OA। इससे हमें क्या मिलेगा, OE की वैल्यू मिल जाएगी OA कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू x कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, EA अपॉन OA, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो क्या मिलेगा, EA की वैल्यू निकलेगी ये सेम OA, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y साइन थीटा, सॉरी x साइन थीटा। अब जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, अब हम FAP का ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल FAP कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा ये है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा AF, और हाइपोटेनस क्या होगा AP, तो ये हो जाएगा AF अपॉन AP। यहाँ से हमें मिल जाएगी AF की वैल्यू हो जाएगा AP कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू, AP क्या है, AP इज़ y, तो यहाँ आ जाएगा y कॉस थीटा। ऐसे ही हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे FP अपॉन हाइपोटेनस क्या है AP। तो यहाँ से मिल जाएगी FP की वैल्यू इज इक्वल टू AP साइन थीटा, AP क्या है y, तो क्या आ जाएगा y साइन थीटा। अब हमारे पास ये जो चार वैल्यूज़ मिली है, इनको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए ये जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये ऑलरेडी इधर लिखा है। हमने क्या बोला था कि x डैश इज इक्वल टू PF अपॉन OE, तो PF अपॉन OE की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। PF क्या है, PF इज़ y साइन थीटा एंड OE क्या है x कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दें x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम y डैश की वैल्यू निकालते हैं। y डैश इज़ PC, जो PC है
वो ई एफ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे कट हो रहे हैं। ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पी सी किसके बराबर होगा? एफ ई के बराबर होगा। अब ई एफ की वैल्यू लिखी है ए एफ माइनस ए ई। ई एफ की वैल्यू क्या लिखी है? ए एफ माइनस ए ई लिख सकते हैं। पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें तो ई एफ ही बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ए एफ माइनस ए ई। ए एफ की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे वाई कॉस थीटा, और माइनस ए ही है तो माइनस एक्स साइन थीटा। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे जो थीटा है उसको इस तरह से लिखा गया है। कैसे? जो एक्स डैश है उसको निकालने के लिए एक्स डैश के अलोंग जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं वो लिखने पड़ेंगे। और 2D में लिख रहे हैं तो 2 कंपोनेंट आएंगे, 3D में लिखेंगे तो 3 कंपोनेंट आएंगे, अभी 2D ले रहे हैं तो 2 कंपोनेंट आएंगे। तो एक्स डैश के अलोंग एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? एक्स कॉस थीटा। देखिए इस एक्सिस का एक्स डैश के अलोंग जो कंपोनेंट होगा क्या होगा? एक्स कॉस थीटा, क्योंकि बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा। और थीटा को मैं और क्या लिख सकती हूँ? एक्स ओ एक्स डैश, या एक्स डैश ओ एक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई, यानी कि वाई एक्सिस का कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश, वाई एक्सिस का कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश। तो बीच में एंगल क्या बन रहा है? ये है थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट क्या है? y cos थीटा। cos थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है? x डैश ओ वाई। एक्स डैश ओ वाई क्या है? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या इसमें आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो y और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? y साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखिए कि जो y साइन थीटा है उसको हमने ये y cos x डैश ओ वाई लिखा है, यानी कि हम एक स्टेप बैक का लिख रहे हैं, एक स्टेप पीछे का लिख रहे हैं। अब ऐसे ही हम y डैश की इक्वेशन निकालते हैं। तो x का कंपोनेंट अलोंग y डैश क्या होगा? x cos y डैश ओ एक्स। y डैश ओ एक्स क्या है? y डैश ओ एक्स, यानी कि पूरा एंगल अंदर का। तो x का कंपोनेंट अलोंग y डैश क्या हो जाएगा? x cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो क्या है यहाँ पे? x cos 90 प्लस थीटा। तो किस में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और x और cos 90 प्लस थीटा चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? x साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया x साइन थीटा माइनस का। ठीक है, ऐसे ही y cos y डैश ओ वाई क्या हो जाएगा? y डैश ओ एंड ये y, यानी कि y एक्सिस का y डैश के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? तो ये वाला आप खुद से करिएगा, थीटा इसमें थीटा ही रहेगा। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 एंड 4 या फिर इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशंस जो है ये ही कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है फॉर पोजीशन। अब यही ट्रांसफॉर्मेशन हम 3D में देखते हैं कि कैसे होता है। ये एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है। पहले 2 एक्सिस ही इंक्लाइन थी और थर्ड वाली जेड और जेड डैश के साथ कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा? तीनों ही एक्सिस इंक्लाइंड होगी, तीनों ही एंगल थीटा बना रहे होंगे। ठीक है, अब हमने लास्ट की जो 2 इक्वेशन देखी, इक्वेशन 3 एंड 4, आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। वो दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम जो 3 डायमेंशनल में 3 इक्वेशन निकलेगी वो हम लिख लेते हैं। कैसे? एक्स डैश की वैल्यू क्या थी? एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई। तो थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा? जेड कॉस एक्स डैश ओ जेड। कैसे आया? जैसे एक्स डैश के अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकाला एक्स कॉस थीटा, वाई का निकाला वाई कॉस थीटा, तो ऐसे ही जेड का भी निकालेंगे जेड कॉस थीटा। थीटा क्या है? एक्स डैश ओ जेड। ऐसे ही वाई डैश में क्या निकाला था हमने? एक्स एक्सिस का वाई डैश के अलोंग क्या कंपोनेंट निकलेगा? एक्स कॉस थीटा
और वाई एक्सिस का वाई डैश के अलोंग क्या कंपोनेंट निकलेगा, वाई कॉस थीटा, थीटा क्या है वाई डैश ओ वाई, प्लस जेड एक्सिस का वाई डैश के अलोंग क्या कंपोनेंट निकलेगा, जेड कॉस थीटा, थीटा क्या है वाई डैश ओ जेड। अभी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि ये ना एंगल्स को हम डायग्राम में कैसे देख सकते हैं, आप चाहे तो बैक करके देख लीजिए। देखें तो z डैश की क्या वैल्यू जाएगी, तो x एक्सिस का कंपोनेंट अलोंग z डैश, y एक्सिस का कंपोनेंट अलोंग z डैश और z एक्सिस का कंपोनेंट अलोंग z डैश। और अगर आपको याद रखना है पैटर्न बता देती हूँ कि x डैश में x y z देखो तीनों में कॉमन है, सब में कॉस लग रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं यानी x डैश के अलोंग निकाल रहे हैं तो x डैश x डैश, ऐसे ही y डैश यहाँ पे भी y डैश और यहाँ पे z डैश और z डैश तीनों में सेम रहेगा। बस जिस एक्सिस का कंपोनेंट निकाल रहे हैं यानी x का निकाल रहे हैं तो OX, y का निकाल रहे हैं तो OY और यहाँ पे z का OZ, तीनों में ऐसा होगा तो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हमने जो तीनों इक्वेशन लिखी है अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस यानी कि एस फ्रेम के जो एक्सिस हैं उसमें क्या हो जाएगा आई जे एंड के कैप, और ऐसे ही एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के अलोंग क्या हो जाएगा आई डैश जे डैश और के डैश कैप। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमने क्या किया है आई डैश डॉट आई किया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो क्या हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड आई डैश का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं 1 होते हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बचा क्या कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ एक्स, क्यों, क्योंकि आई डैश किसके अलोंग है एक्स डैश के और आई किसके अलोंग है एक्स के अलोंग है, तो एंगल किसके बीच बनेगा एक्स डैश ओ एक्स के बीच में। अब अगर इसको मैं वापस से लिखूँ कि कॉस थीटा कॉस एक्स डैश ओ एक्स इज इक्वल टू आई डैश डॉट आई, मतलब सेम चीज़ लिखी है बस पोजीशन अलग कर दिए, इसको मैं A11 मान लेती हूँ। कॉस एक्स डैश ओ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी A12, कॉस एक्स डैश ओ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी A13। ऐसे ही इन सारे एंगल्स की वैल्यू को हम क्या लेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो भी हमने टर्म्स लिए हैं ए के, इनको हम इन तीनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 8, 9, 10 मिल जाएगी। सिंपली ए की वैल्यू पुट की है कॉस थीटा जो एंगल था उसकी जगह पे। अब इसको मैट्रिक्स टर्म में लिखेंगे तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश का एक कॉलम बन जाएगा, जितने भी ए हैं उसकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी और एक्स वाई जेड का एक कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे जो ये ए की जो मैट्रिक्स है, ये जो ए के जितने भी टर्म्स है ये रोटेशनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब हमने पोजीशन का तो देख लिया कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकालनी है। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8, 9 एंड 10, 8, 9, 10 क्या है वही इक्वेशन जो हमने ए के टर्म्स में लिखी, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू A11 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस A12 डी वाई अपॉन डी टी प्लस A13 डी जेड अपॉन डी टी। सिंपली डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया है। अब डी एक्स डैश अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं बी एक्स डैश वेलोसिटी होती है तो ये टर्म इधर लिख दिया है, A11 सिंपली इधर आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी होती है वी एक्स आ जाएगा, ऐसे ही वी वाई और वी जेड। सिमिलरली अब बाकी दो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये जो 3 इक्वेशन मिली इन तीनों इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम लिख देंगे ए एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A11, तो A11 आ गया, वी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ए एक्स आ जाएगा, तो A12 आ गया, वी वाई का ए वाई हो जाएगा, A13 का A13, वी जेड का ए जेड। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, बाकी दो इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई 14, 15 एंड 16। If the reference frame S is inertial and no force acts on the particle,
हमें पता है किसी भी इनर्शियल फ्रेम में फोर्स नहीं लगता, और फोर्स नहीं लगता तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, यानी तीनों एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये तीनों ज़ीरो हैं तो ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड डैश भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तीन टर्म इन तीनों की इक्वेशन में आ रहे हैं। तो जैसे ही ए ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कि एस डैश फ्रेम के जो तीनों एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एस डैश फ्रेम भी इनर्शियल है, यानी कि जब एस फ्रेम इनर्शियल है तो एस डैश फ्रेम भी इनर्शियल होगा, यानी उसमें भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।